हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास का इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर विद आंसर की। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आया आपका अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। अब इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक क्या है कि सबसे पहले आप नज़र डालिए कि पैसेज का टॉपिक क्या है, किस टॉपिक के बारे में है ये आपका पैसेज। ठीक है, स्पेशली जब लॉन्ग पैसेज आता है तो उसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। राइट, अब आपने नज़र डाली तो आपको पता लगा कि ये फ्लड के बारे में है। ठीक है, तो अब हम सीधे ही क्वेश्चंस पर आएंगे, फिर मैं आपको बताती जाऊँगी कि कैसे हमें पर्टिकुलर आंसर मिलेगा। देखो, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रीज़न वाई फ्लड्स इन इंडिया हैव रिसीव्ड ग्रेटर अटेंशन इन रिसेंट ईयर्स। क्या कारण है कि भारत में अभी हाल के ही सालों में ज़्यादा अटेंशन मिल रही है। ठीक है, फ्लड पे ज़्यादा ध्यान क्यों जा रहा है, ये क्वेश्चन है। अब देखो, ज़्यादातर क्या बात होती है कि फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट पैराग्राफ से ही उसका आंसर मिल जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पैसेज को। फ्लड्स आर नॉट न्यू टू इंडिया एंड दिस सब कॉन्टिनेंट, बट इन रिसेंट ईयर्स द प्रॉब्लम हैज़ रिसीव्ड much greater attention, perhaps largely because it has led to much greater damage than in the past. अब देखो, क्या है कि इंडिया में फ्लड कोई नई बात नहीं है, लेकिन रिसेंट ईयर्स में इस प्रॉब्लम पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है क्योंकि इसकी वजह से पास्ट की तुलना में, पास्ट की कंपैरिजन में इसने अब ज़्यादा नुकसान किया है। इवन दो इंफॉर्मेशन ऑन दी impending occurrence of floods is now more accurate and certainly more timely, often there is very little time or support infrastructure in place by which damage can be मिनिमाइज्ड। हालांकि अब जो है बाढ़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, एक्यूरेट मिल जाती है, टाइमली मिल जाती है, लेकिन फिर भी बहुत ही कम समय होता है, कम सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से हम डैमेज को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बात आई कि पास्ट की कंपैरिजन में अब जो है ज़्यादा नुकसान होने लग गया है, इंफॉर्मेशन मिल भी जाती है, फिर भी डैमेज को मिनिमाइज नहीं किया जा रहा है, तो इस वजह से इस पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, फ्लडिंग हैज़ बिकम लेस सीवियर दैन इन द पास्ट। पास्ट की तुलना में फ्लडिंग अब कम सीवियर हो गई है। नो, ऐसी बात नहीं आई पैसेज में। बी, देर इज़ नाउ मोर एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन अबाउट इम्पेंडिंग फ्लड्स। यस, ये बात आई है पैसेज में, लेकिन और ऑप्शन भी देखते हैं। सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ मिनिमाइज्ड फ्लड डैमेज। सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ने फ्लड के डैमेज को मिनिमाइज कर दिया है। डी, फ्लैश फ्लड्स रिजल्टिंग फ्रॉम हैवी रेन आर नो लॉन्गर अ कंसर्न। जो बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है उसकी वजह से फ्लैश फ्लड आ जाती हैं। ठीक है, अब इन चारों ऑप्शन में से बेटर है ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखो। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज फ्लडिंग इन इंडिया ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। मॉनसून के दौरान इंडिया में फ्लडिंग जो है उसका क्या कारण बनता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम सेकंड पैराग्राफ। In the case of India, flooding is very much a function of the seasonal nature of our rainfall. इंडिया में बाढ़ जो है किसकी वजह से होती है, सीजनल नेचर है कि अलग अलग सीजन आते हैं, रेनफॉल उसके अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, द मानसून्स आर स्प्रेड ओवर अ शॉर्ट पीरियड ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल के दौरान मानसून जो होता है वो छोटे पीरियड में ही आता है, पूरा साल तो मानसून रहता नहीं है। ठीक है, एंड ऑफन ब्रिंग अ कॉन्सनट्रेटेड वॉल्यूम ऑफ रेन। और वो अक्सर जो है मानसून के दौरान जो है बहुत ज़्यादा बारिश आती है। विच कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ। जो धरती जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। ठीक है, एंड फाइंड्स आउटलेट ओनली इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स दैट जॉइन अप विद आर मेजर रिवर सिस्टम्स। ठीक है, तो जो एब्जॉर्ब पूरा नहीं कर पाती धरती, तो आउटलेट कैसे होता है कि ये जो है स्ट्रीम के फॉर्म में हमारी बड़ी नदियों से मिल जाती है। बट फ्लडिंग इज़ नॉट कन्फाइंड ओनली टू द मेन रिवर्स ऑफ द कंट्री। बाढ़ केवल मुख्य नदियों में नहीं आती। ओफन स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज एंड स्ट्रीम्स कैन कोज हैवी डैमेज एज वेल। छोटी छोटी नदियों से भी बहुत ज़्यादा नुकसान कई बार हो जाता है। वंस दीज स्ट्रीम्स स्पिल ओवर देयर बैंक्स दे कुड कोज एक्सेसिव हार्म। एक बार इन नदियों के किनारों से जो है पानी निकला तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ठीक है, अब फटाफट से देखते हैं हम ऑप्शंस।
पहला है द एब्सेंस ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। यस ऑप्शन पैसेज में सेकंड पैराग्राफ में बात आई थी कि पूरा साल बारिश जो है नहीं होती, कुछ पीरियड में होती है। लेकिन जो है बात ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि एब्सेंस ही होती नहीं, तो ये बात नहीं बनेगी। ऑप्शन बी देखो, द इनएबिलिटी ऑफ द अर्थ टू एब्जॉर्ब कॉन्सेंट्रेटेड वॉल्यूम्स ऑफ रेन। यस ये बात आई थी। सी फ्लडिंग ओनली अकर्स इन मेन रिवर्स नॉट स्मॉलर। नहीं ये बात नहीं आई, छोटी नदियों में भी बाढ़ आ सकती है। द एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम इन प्लेस। नहीं, ऑप्शन बी इज़ राइट। ठीक है, कि धरती इतने बारिश के इतने पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, इस वजह से फ्लडिंग होती है। ठीक है, चलिए जी, तीसरा है हाउ कैन कटिंग ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फ्लडिंग। पेड़ों का काटा जाना, इससे फ्लडिंग का रिस्क कैसे बढ़ता है, पेड़ काटे जाने से क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखो तीसरे पैराग्राफ में कटिंग ऑफ ट्रीज का जिक्र नहीं है, फोर्थ पैराग्राफ में जिक्र है। देखो आपको दिखाई भी दे रहा होगा। एट द लोकल लेवल ऑल्सो ह्यूमन एक्शंस हैव हाइटन्ड द डेंजर ऑफ फ्लड थ्रू द कटिंग ऑफ ट्रीज इन द माउंटेन्स एज वेल एज इन द प्लेन्स। चाहे पहाड़ हैं या सिंपल फील्ड्स हैं, वहाँ पे हम इंसानों ने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है, इस वजह से जो है फ्लड का डेंजर हो गया है। In the case of India, the ecological damage through deforestation of the Himalayas has led to large-scale erosion of mountain slopes and high levels of siltation. अब देखो दो बातें, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आए हैं कि इंडिया के केस में क्या है कि जो हिमालयाज पर भी डिफोरेस्टेशन हो रहा है, उससे इकोलॉजिकल डैमेज हो रहा है, और उसका रिजल्ट क्या है कि इरोजन और सिल्टेशन, दो बातें हो रही हैं। ठीक है, ये दोनों फैक्टर ही जिम्मेवार है, आगे कोज बनते हैं। दिस लीड्स टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ऑन द रिवर बेड्स इन द प्लेन्स एंड हेंस स्पिल ओवर ऑफ वाटर वेन एवर द वॉल्यूम इन द रिवर रीचेज अ सर्टेन लेवल। अब रिवर बेड पे सारी सिल्ट जमा हो जाती है, और इसी वजह से जब भी नदियों में पानी जो है ज़्यादा हो जाता है तो बाहर की तरफ निकल जाता है, इट मीन्स बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन देखो क्या थे। ए कटिंग ट्रीज हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन फ्लड रिस्क। नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये तो। बी कटिंग ट्रीज रिड्यूसेस सिल्टेशन ऑन रिवर बेड्स। नहीं, पेड़ काटने से तो रिवर बेड पे सिल्टेशन बढ़ता है, ना कि रिड्यूस होता है। सी कटिंग ट्रीज लीड्स टू इरोजन एंड सिल्टेशन कॉजिंग वाटर टू स्पिल ओवर रिवर बैंक्स। यस ये बात है कि पेड़ काटे जाने से इरोजन होता है, सिल्टेशन होता है, जिसकी वजह से पानी रिवर बैंक से बाहर की तरफ निकल आता है। सी ऑप्शन ठीक है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। डी कटिंग ट्रीज रिजल्ट्स इन ए स्ट्रॉन्गर इकोलॉजिकल सिस्टम दैट प्रिवेंट्स फ्लड। नहीं, इकोलॉजिकल डैमेज होता है, ना कि स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वन सेट ऑफ साइंटिस्ट व्हाट कुड बी अ पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मॉनसून्स। अब जो है साइंटिस्ट का जो एक ग्रुप क्या कहता है मॉनसून के बारे में, व्हाट कुड बी अ पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट वाली बात कहाँ पे आई है ये हमें ढूंढना पड़ेगा। ये दिया गया है थर्ड में, देखो अंडरलाइन कर रही हूँ मैं। वन सेट ऑफ साइंटिस्ट हैज़ एस्टिमेटेड दैट द मॉनसून्स कुड बी शॉर्टर इन ड्यूरेशन बट फार मोर इंटेंसिव। अब साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं कि चाहे मानसून का ड्यूरेशन तो कम हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होंगे, यानी बारिश बहुत ज़्यादा आएगी, चाहे उसका समय कम होगा। इन अदर वर्ड्स मच ग्रेटर precipitation would take place in a much shorter period of time. टाइम तो होगा कम, शॉर्ट पीरियड होगा, लेकिन रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, देयर बाय इंक्रीजिंग द डेंजर ऑफ फ्लड्स। ठीक है, तो इसलिए जो है बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। क्लाइमेट चेंज इज़ द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्शंस थ्रू द इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफेयर ऑफ विच कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या बात कही है क्लाइमेट चेंज के बारे में, ऑप्शन देखते हैं रिलेटेड टू मॉनसून। ठीक है, वे कहते हैं ऑप्शन ए मॉनसून्स आर प्रिडिक्टेड टू लास्ट लॉन्गर बट विद लेस इंटेंस पर्सिपिटेशन। नहीं, वे लंबा नहीं चलेगा, छोटा पीरियड बताया गया है। ऑप्शन बी मॉनसून्स आर प्रिडिक्टेड टू बिकम लेस फ्रीक्वेंट लेस इंटेंस। नहीं, ऐसी बात भी नहीं आई। तीसरा मॉनसून्स आर प्रिडिक्टेड टू बिकम शॉर्टर बट विद मोर इंटेंस पर्सिपिटेशन। यस, यही कहा गया है कि मॉनसून का पीरियड तो कम हो जाएगा,
लेकिन रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगा। डी है क्लाइमेट चेंज विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन मानसून पैटर्न्स, नहीं, ऑप्शन सी इज़ राइट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वाई डज द वल्नरेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज ड्यूरिंग फ्लडिंग इन इंडिया? जब भारत में बाढ़ आती है तो पॉपुलेशन की वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, क्यों? ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन को हार्म पहुंचता है, क्या रीज़न है? ठीक है, उनके हार्म पहुंचने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अब देखो लास्ट में है, द वल्नरेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज substantially because of population pressures symbolized for instance by the stubborn and perhaps helpless settling of slum dwellers on the banks of the river Yamuna in Delhi। अब दिल्ली में एग्जाम्पल दिया गया है ये कि दिल्ली में यमुना नदी के किनारे चाहे जिद्दी कह लो या ये कह लो कि हेल्पलेस हैं स्लम ड्वेलर्स बहुत ज़्यादा रह रहे हैं। ठीक है, विच इज़ मियरली अ ट्रिकल मोस्ट ऑफ द ईयर। ज़्यादातर साल में तो क्या होता है कि वो ये थोड़ा बहुत ही आते हैं, लेकिन जो है मानसून के दौरान जो है भर भर के जो है किनारों पे रहते हैं। वो इस तरीके से रीज़न बन जाता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं चाहे वो कारण कोई भी हो नदियों के किनारे पर रह रहे हैं, ये कारण है उनके नुकसान का। तो ऑप्शन देखते हैं, पॉपुलेशन प्रेशर लीड टू इंक्रीज सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फ्लड प्रिवेंशन, नहीं ये बात नहीं आई। पॉपुलेशन प्रेशर से तो क्या हो रहा है कि लोग रह रहे हैं वहाँ पे। स्लम ड्वेलर्स सेटल ऑन हायर ग्राउंड, नहीं ये नहीं है। रिवर्स इन इंडिया डू नॉट एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट वाटर लेवल इंक्रीजेज ड्यूरिंग मानसून, ये बात भी नहीं आई। डी पॉपुलेशन प्रेशर लीड टू सेटलमेंट ऑन रिवर बैंक्स विच आर प्रोन टू फ्लडिंग, यस, ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है बच्चों, अब चाहे लॉन्ग पैसेज हो, देखो अनसीन पैसेज तो प्रैक्टिस से ही आएंगे और जितनी बार आप जो है प्रैक्टिस करेंगे वो बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैं आपके एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम मिलके करेंगे तैयारी, अनसीन पैसेज में आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, फिलहाल देखो आंसर की पे फोकस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों नोट मेकिंग का। ठीक है, ये कंपैरेटिवली इजी था आपका, तो इसका टाइटल हो सकता है होम डेकोरेशन एंड फर्निशिंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक पैराग्राफ लो या दो लो, ठीक है, उनमें जो मेन बात कही गई है उसको हेडिंग बना दो और बाकी पॉइंट्स उसके अंडर रख दो। ठीक है, तो इसमें आप देखो दोनों में कहा गया है इम्पोर्टेंस ऑफ गुड डेकोरेशन के बारे में बताया गया है। इससे जो भी घर में रहने वाले हैं उनकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है। और सेकंड मेन बात है कि यूनिटी चाहिए पूरे घर के अंदर। ठीक है, ये नहीं कि एक रूम में कुछ भड़कीला सा अलग से लगा दिया है, दूसरे रूम में कुछ अलग से, तो एक यूनिटी भी दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, फिर अट्रैक्टिव होम फर्निशिंग होगी तो उससे बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है। लेकिन ये केवल बाय एक्सीडेंट नहीं होता है, इसके लिए प्लानिंग चाहिए, शॉपिंग करें आप अपने बजट के अंडर, क्रिएटिविटी चाहिए, इनोवेशन चाहिए। फिर रिलेशनशिप ऑफ ईच एलिमेंट टू द होल, उसकी बात की गई है कि हर पीस जो है कनेक्टेड है टू द होल। फिर डिफरेंट थिंग्स कंसिडरेशन के लिए होती हैं अगर आपको सक्सेसफुल डेकोरेशन चाहिए होती है। ठीक है, फिर बात की गई है कि आप अपने घर को चलाइए, स्मार्टली चलाइए। ठीक है, एक रूम को एक्टिविटी के लिए बना लीजिए। और लास्ट में बात की गई है कि हाउस भी जो है एक प्लेजर का सोर्स हो जाता है अगर आप हॉबी रखते हैं डेकोरेशन की। सो हैव ए हॉबी ऑफ डेकोरेटिंग हाउस। और लास्ट में है कि अगर आप हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ की स्टडी करते हैं तो इससे सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक है, स्क्रीन पे आप सारे ये जो है नोट मेकिंग देख पाएंगे, राइट। इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे हम, एक और वीडियो जो है नोट मेकिंग पे भी बनाऊंगी मैं आपके लिए। ठीक है, तो एनुअल एग्ज़ाम तक कनेक्शन में रहिएगा, स्टे कनेक्टेड। चलिए जी, तीसरा क्वेश्चन आया कंपोजिशन का, ये आप कर लीजिएगा, बहुत बार प्रैक्टिस करवा ली है मैंने। ठीक है, जल्दी से बता देती हूँ इसमें आगे आपको। यस, ये देखिए ग्रामर आ गई है, इजी पूछा गया आपसे। ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई थी, डिटेल में भी सिखाए हुए हैं और एमसीक्यूज भी करवाए हुए हैं। ठीक है, चलिए सेंटेंस आया द कैट जंप्ड ओवर द फेंस। आपने बताना है कि जंप जो है एज ए पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। बहुत ही ईजी है, तो एक्शन है, वर्ब है, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला शी एट एन एप्पल, बहुत सिंपल आया ये भी, इसमें भी एट बताना है, क्रिया हो रही है, एक्शन हो रहा है, तो ये वर्ब है। ठीक है, चलिए डिटर्मिनर द टीचर आस्क्ड अस टू ब्रिंग ब्लैंक बुक्स टू क्लास। ठीक है, अब देखो बुक्स क्या है, काउंटेबल है, तो मच तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, अब मैनी और अलॉट ऑफ क्या है कि बहुत ज़्यादा बुक्स मंगवाई, उसकी बजाय बेटर लग रहा सम। टीचर ने हमें जो है कुछ बुक्स लाने के लिए कहा। ठीक है, आर्टिकल बिल्कुल इजी है, ईगल, ई की साउंड है, वाउल साउंड है तो एन आएगा।
नेक्स्ट टेंस देखो, आई ब्लैंक रीड नंबर ऑफ फेरी स्टोरीज व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। जब मैं एक बच्चा था तो मैं बहुत सारी फेरी स्टोरीज जो है पढ़ता था। अब पास्ट के लिए जो है, अगर आपकी कोई भी विलिंग काम है, कोई आपकी अच्छी हॉबी थी, हैबिट थी, तो आप उसके लिए यूज टू भी कर सकते हैं और वुड रीड भी कर सकते हैं। आई वुड रीड अ नंबर ऑफ फेरी स्टोरीज। ठीक है, अगला है हाउ ऑफन डू यू प्रैक्टिस प्लेइंग द पियानो। ऑफन आ गया है, फर्स्ट फॉर्म है, प्रैक्टिस ही रहेगा। ठीक है, चलिए जी, पैसिव वॉइस है, द शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील। अ डिलीशियस मील वॉज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। ठीक है, आगे आ गया द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी से आपका पैसेज। ठीक है, इसके आंसर बता देती हूँ जल्दी से। व्हेन डज शी यूजुअली रिलैक्स टू फीड द स्पैरोज। पहली लाइन है ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, तो ऑप्शन डी ठीक है, ओनली इन द आफ्टरनून। नेक्स्ट है हाउ डज शी ब्रेक द ब्रेड फॉर द स्पैरोज। वो चिड़िया के लिए जो है ब्रेड को कैसे तोड़ती थी। वाइल शी सैट इन द वरंदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़े। अब कौन से शब्द का मतलब है, देखो ऑप्शन बी फाइन क्रम्स का मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस। ठीक है, नेक्स्ट हाउ डू द स्पैरोज रिएक्ट व्हेन शी फीड्स दैम। जब दादी उनको फीड करती थी तो स्पैरोज का जो रिएक्शन क्या होता था। ए वे तुरंत उड़ जाती थी, बी वे चुप रहती थी, सी वे बहुत जो है शोर करती थी, चर्पिंग्स, या फिर वे इग्नोर कर देती थी। ऑप्शन सी इज़ राइट, क्योंकि देखो क्या दिया हुआ है, hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirping। बहुत ज़्यादा शोर करती थी। ठीक है, कुछ जो है उनकी लेग्स पे, कुछ शोल्डर्स पे, कुछ हेड पे बैठ जाती थी। अगला ही इसी से रिलेटेड है, वेयर डू द स्पैरोज पर्च व्हेन शी फीड्स दैम। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, ऑन हर लेग्स, शोल्डर्स एंड इवन हर हेड। नेक्स्ट हाउ डज शी रिएक्ट टू द स्पैरोज प्रेजेंस। दादी उनको कभी भी दूर नहीं भगाती थी, वो स्माइल करती थी और उनको स्टे करने देती थी। ऑप्शन सी इज़ राइट। ठीक है, इसके साथ ही चॉइस में द लेबेनम टॉप टेड ह्यूज का क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इनिशियल रिएक्शन ऑफ द गोल्डफिंच अपॉन इट्स अराइवल। ये आ जाएगा आपका ऑप्शन बी सडन एंड स्टार्टल्ड। नेक्स्ट गोल्डफिंच की एंट्री के बारे में बेस्ट वर्ड बताना है। हाउ द गोल्डफिंच मूव्स एज इट एंटर्स द ट्री, इट मूव्स लाइक अ लिजर्ड, स्लीक मैनर में। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हाट इफेक्ट डज द गोल्डफिंच एंट्रेंस हैव ऑन द ट्री एंड इट्स सराउंडिंग्स। इट क्रिएट्स ए बजिंग ऑफ एक्टिविटी, बहुत सारे साउंड आते थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट हाउ इज द गोल्डफिंच प्रेजेंस डिस्क्राइब्ड इन रिलेशन टू इट्स फैमिली। इट्स लाइक एन engine ऑफ हर फैमिली। ऑप्शन डी इज राइट। Which of the following phrases is not used to describe the dolphins movements। ट्विचिंग चर्प आया था, अलर्ट एंड अब्रप्ट आया था, स्लीक आया था, मोशनलेस एंड काम नहीं। ऑप्शन डी इज़ राइट। ठीक है बच्चों, तो अब देखो बाकी 2 मार्कर 3 मार्कर ये मैं बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बना चुकी हूँ। सैम्पल पेपर में भी हमने डिस्कशन करी थी। बाकी एनुअल एग्ज़ाम के लिए मैं फिर से आपके लिए और वीडियोस भी तैयारी जो है करूँगी। सो स्टे कनेक्टेड and don't forget to subscribe to my channel. Thank you very much for watching this video.